हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 जो आपकी चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो हमारे बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें आपके जो ऊतक वाला टॉपिक हमने कवर किया हुआ था थ्योरी में, उसके क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से ऊतक से क्वेश्चन बनते हैं। अब ऊतक में भी आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतक पढ़ने होते हैं, तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है और थोड़ी सी इनकी जो लैंग्वेज है वो समझने की होती है। तो आप पहले थ्योरी वाली क्लास में देख लें, क्योंकि सबसे पहले जो आपका बायोलॉजी का पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिया गया है उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका क्या दिया गया है, सजीव जगत। ठीक है, तो जो सजीव जगत है आपका, सजीव जगत में सबसे पहले हमने आपके कोशिका वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इससे पिछले जो 6 प्रैक्टिस सेट हैं उनमें आपको क्रमबद्ध तरीके से करवाए हैं। सबसे पहले कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, फिर विभिन्न जो कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इनसे जो क्वेश्चन बनते थे वो करवा दिए। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से क्वेश्चन करवा दिए, और इसके बाद पादप जंतु कोशिका से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कर लिए। और फिर इसके बाद आपके जो सेल डिवीजन होता है, मतलब जो कोशिका सिद्धांत होते हैं और विभाजन जो होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ये क्या होते हैं, इनके क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। और थ्योरी तो लगभग क्लियर ही हो चुकी है बायोलॉजी की। तो 65+ क्लासें आपके बायोलॉजी थ्योरी वाली आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको NCERT के साथ साथ अदर ऑथेंटिक बुक्स का डाटा भी मिल जाएगा देखने को। ठीक है, क्योंकि यदि आप NCERT पढ़ते हैं तो आपने स्वयं देखा होगा कि जो NCERT है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे दिए हैं जिनकी पूरी थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, बस टॉपिक करके दे दिए हैं। तो उतने में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जब पूछा जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए बार बार कहते हैं थ्योरी क्लियर करिए, और जितनी थ्योरी हम बताते हैं आप उससे अधिक प्रयास करेंगे और अधिक थ्योरी कवर करने का। ये एक अच्छे अभ्यर्थी की पहचान होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन करवाते हैं तो हम तो 10 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, इसका विश्लेषण भी आपको देते हैं। अब कई कमेंट्स आते हैं क्या इससे बाहर का भी पूछा जाएगा, तो क्या आपको कहीं पर ऐसा आपने देखा कि किसी मतलब विशेष कोचिंग संस्थान से पूरा का पूरा पेपर ही आ जाए? ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको गाइड कर सकते हैं, और आपकी अच्छी तैयारी, अच्छी मतलब आप मेहनत करिए तो आप सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो आपका कोशिका के बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, क्रम से ही हमने थ्योरी कवर करी थी ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे आपने एक क्रम पढ़ा होगा, पूछा जाता है कि जो कोशिका होती है जीवन की संरचनात्मक आधारभूत इकाई मानी जाती है। अब कोशिकाओं के जो समूह होंगे वो क्या बनाएंगे, ऊतक। तो इनका क्रम भी पूछ लेते हैं। फिर ऊतक से क्या बनता है, आपका अंग या अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो जैसे हमने कोशिका पढ़ लिया, अब कोशिका के बाद हमने टॉपिक किया था कवर ऊतक वाला। तो ऊतक वाले जो टॉपिक हैं उससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, फिर आपके 5 जगत वर्गीकरण पढ़ाया, तो उसमें आपके मानव शरीर का पूरा संरचना भी आपको बताया, पादप शरीर की पूरी संरचना आपको बताई। पूरे 5 जगत हम कवर कर चुके थे, और अदर जो टॉपिक हैं आपके वो भी बायोलॉजी के कवर हो गए हैं। तो अलग से हमने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और यदि आप ये प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ में लगाते जा रहे हैं और आपके पास में कोई अदर बुक है मतलब क्वेश्चन वाली ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उनके भी क्वेश्चन लगाइए और अधिक क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास करिए। और आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके साइंस के वो भी ज़रूर लगाएं, इससे आपका बहुत बेटर रिवीजन होगा और आप नए नए क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सा आपका टॉपिक छूट गया है। क्वेश्चन से भी आप टॉपिक ढूंढ सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल छोटा सा जो टॉपिक होता है उससे हो सकता है 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आपके पास मात्र 1.5 महीने का समय है, तो इतने 1.5 महीने में आप अच्छी तैयारी करिए ताकि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएँ। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा ऊतक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सेशन रहेगा। तो इसमें ऊतक वाली पहले आप थ्योरी वाली क्लास देखिए, फिर ये प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है,
तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये हमारा 7 है और क्वेश्चन क्रमांक 71 से स्टार्ट होगा। इससे पहले जो आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप देखेंगे 6 प्रैक्टिस सेट में हम ये आपको 70 क्वेश्चन करवा चुके हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से केवल एक ही क्वेश्चन कवर नहीं होगा, इसका पूरा एनालिसिस आपको देते हैं ताकि इसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर दे पाएँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहेंगे और वैसे क्रम में हमारा 71 क्वेश्चन रहेगा। तो दिया गया है समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। अब ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कोशिका कहते हैं, ऊतक कहते हैं, अंग कहते हैं या अंग तंत्र कहते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि समान कार्यों मतलब जो ऊतक होते हैं उनके भी अपने अपने कार्य बटे होते हैं, ठीक है। अब ऊतक बेसिकली हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो पादपों में जो ऊतक होंगे वो अलग प्रकार के होंगे, जंतुओं में अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। तो अलग अलग करके इनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि समान उत्पत्ति मतलब एक स्थान से जो उत्पन्न होंगे, समान उत्पत्ति जिसकी होगी और जो समान कार्य मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है। किसी भी कार्य जिस तरह से हम किसी कार्य विशेष को करते तो एक संस्था बना लेते, एक समूह बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। इनका कभी क्रम पूछ ले तो इसका जो क्रम होता है सबसे पहले जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कोशिका है, कोशिका से आपका फिर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, ये इसका क्रम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए ऊतक तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाते हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का ये निर्माण करती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है। जिस तरीके से कोशिका का अध्ययन आपको बताया था उसी तरीके से दिया है। तो किसी भी एक शाखा जो होती है उसके अंतर्गत आपके हर एक चीज़ का अध्ययन होता है। जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी था, उसी तरीके से जो ऊतक का अध्ययन है वो आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। यदि हिंदी में कहेंगे तो ये औतकी कहलाता है। क्या कहलाता है? औतकी। जिस तरीके से इसको कोशिका विज्ञान कह रहे थे हिंदी में, उसी तरीके से इसको औतकी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हिस्टोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऊतक का अध्ययन क्या है? हिस्टोलॉजी या औतकी है। इस शाखा की जो स्थापना है, ये जो आपकी हिस्टोलॉजी शाखा है, इसकी स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिंगी ने की थी। इस शाखा का नामकरण यदि पूछता है तो मायर ने सन 1819 में किया था। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। पूछ सकता है कि जो ऊतक का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो बताइए इस शाखा की स्थापना किसने की थी, या इस शाखा का नामकरण कब और किसने किया। तो याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए यहाँ ऊतक शब्द का जो नामकरण है वो किसने किया, या सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिचट महोदय ने। किसने किया था? बिचट महोदय ने। यहाँ रॉबर्ट हुक दिया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। और जो बिरचो महोदय हैं, आप बताएंगे कि बिरचो महोदय, ये हमने आपको बताया है इन्होंने किसकी खोज की थी, ठीक है। देखिए यहाँ बिचट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऊतक शब्द का नामकरण पूछ ले या प्रयोग, सबसे पहले किसने किया? बिचट ने। और कब किया? तो ये भी याद रखिएगा 1971 से 1802 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या पादप और जंतु ऊतक एक ही प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं? ये क्वेश्चन है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जंतु और पादप ऊतक क्या एक ही प्रकार के ऊतकों से बने हैं। तो पौधे और जंतु दोनों ही ऊतकों में स्पष्ट अंतर होता है। क्या ये सही है? पौधे और जंतु दोनों ही ऊतकों में स्पष्ट अंतर नहीं होता, मतलब एक ही जैसे होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। पौधे और जंतुओं में ऊतक एक जैसे, वही बात कही गई है, एक जैसे नहीं होते। यदि एक जैसे होते तो हम एक ही प्रकार के ऊतकों को पढ़ लेते और दोनों टॉपिक खत्म हो जाते। यहाँ जो पादप और जंतु ऊतक हैं वो एक दूसरे में, इनमें स्पष्ट अंतर होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है पौधों में और क्या जंतुओं में। आप यहीं से तो स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो स्थायी होते हैं, चल फिर नहीं सकते, गति नहीं कर सकते। और जो जंतु होते हैं वो चलते फिरते हैं, गति होती है इनमें, ठीक है। तो एक अंतर तो यही स्पष्ट हो जाता है यहाँ से कि ये दोनों ही कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो देखिए
ये आपको पूरा का पूरा जो डाटा है एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। दिया है क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने हैं, तो पौधे और जंतु दोनों ही ऊतकों में स्पष्ट अंतर है। अब कैसे अंतर है, तो सबसे पहले देखिए पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उन्हें बड़ी मात्रा में सहायता प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। यदि जीवित होते तो फिर और अलग ही बात होती पौधों की, ठीक है। अब देखिए दूसरी ओर जंतु जो होते हैं वो भोजन, साथी या अपनी आश्रय की खोज के लिए इधर उधर क्या करते, गति करते हैं, विचरण करते हैं, और ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग भी करते हैं, क्योंकि पौधे तो एक जगह खड़े हुए हैं लेकिन इनको इधर उधर चलना होता है खोज के लिए, कभी भोजन की खोज के लिए, कभी अपने साथी संगी की खोज के लिए, कभी आश्रय की खोज के लिए, कभी जल की खोज के लिए। तो इनके लिए क्या होती है, अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे ही जीवित, इनमें भी कुछ मृत ऊतक होते हैं लेकिन अधिकांश जो होते वो जीवित होते हैं। अंतर हो गया ना पौधे और जंतु में। अब देखिए जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऊतकों की विभाजन दक्षता के आधार पर ही पौधों के जो ऊतक हैं पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आज के सेशन में ये पादप ऊतक यदि आप देखेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और पादप ऊतक पुनः से दो भागों में बांट दिए जाते हैं। एक होते हैं अस्थायी ऊतक, एक होते हैं स्थायी ऊतक। तो आज के जो 10 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें केवल हम पादप ऊतक को देखेंगे, और पादप ऊतक भी यहाँ पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो 2 सेशन रखेंगे हम पादप ऊतक पर, ठीक है। क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारा उद्देश्य आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ देख पाएँ ताकि आप मतलब एक आइडिया लग जाए आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से सारे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल डिफ़िकल्ट ही क्वेश्चन आते हैं, 10% बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पादप ऊतक हैं अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी 2 प्रकार कौन कौन सी हैं? तो देखिए ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर, मतलब जो कोशिकाएं उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है, ठीक है। तो विभाजन के आधार पर जो पादप ऊतक हैं वो 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? तो एक तो होता है विभाज्य ऊतकी ऊतक और एक स्थायी ऊतक होता है। विभाज्य ऊतकी मतलब जिसमें विभाजन होता रहता है, और स्थायी का मतलब जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि बताइए कौन सा मतलब ऐसा ऊतक है जो विभाजन नहीं करता या जिसमें विभाजन नहीं होता है कोशिकाओं में, तो वो स्थायी ऊतक होता है। विभाज्य ऊतकी ऊतक को हम अस्थायी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी। तो ये भी आप याद रखिए। कभी कभी हिंदी नाम ना दे करके इंग्लिश वाला जो शब्द है उसी को हिंदी में पूछ लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो ये क्या कहलाता है आपका? विभाज्य ऊतकी, और एक परमानेंट टिश्यू यानी जो स्थायी है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन बन गया आपका पादप ऊतक कितने प्रकार के, तो आप समझ गए, उनके नाम भी आपने समझ लिए। अब जो विभाज्य ऊतकी ऊतक है ये भी फिर 3 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो जो 3 ऊतक बनेंगे इससे वो अलग अलग पौधे के अलग अलग भाग में पाए जाएंगे, तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर स्थायी ऊतक जो है इसमें भी आपको इसका जो है वर्गीकरण पढ़ना है। तो आज हम केवल विभाज्य ऊतकी ऊतक पढ़ेंगे पादप ऊतक में, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि पादप ऊतक क्या है, पादप ऊतक कितने प्रकार के हैं। अब देखिए पादप ऊतक जो अस्थायी है तथा जिसमें बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है, कौन सा ऊतक कहलाता है? तो अस्थायी। अभी आपको बताया बार बार विभाजन कर सकता है। अब विभाजन जो होता है यहाँ सूत्री विभाजन होता है। अब ये सूत्री विभाजन आपको हम बता चुके हैं कल के सेशन में। सूत्री विभाजन क्या कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एमाइटोसिस, ठीक है। एमाइटोसिस इसको कहते हैं। इसी को हम आसूत्री विभाजन भी कहते हैं और इसी को हम प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो आप कमेंट्स में बताइए कि परोक्ष कोशिका विभाजन किसे कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप रिवीजन करने का कोशिश भी करिएगा अपने मन में, इस तरीके से कि हमने कल क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को भूल ना पाएँ।
तो देखिए पादप ऊतक जो अस्थायी है, बार बार विभाजन करता है, वो कौन सा है? तो पादप ऊतक का कौन सा प्रकार है? विभज्योतकी ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। अब स्थायी ऊतक कैसा होता है? इसमें विभाजन नहीं होता, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बताइए वह कौन सा ऊतक है जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है? मतलब जो आपके जो है जो स्थायी ऊतक बनते हैं वो आपके अस्थायी ऊतकों से ही बनते हैं, ये भी याद रखिए। अब यहाँ एक दिया एपिथेलियम ऊतक और कंकाल ऊतक, तो ये तो आपके जंतु ऊतक के प्रकार होते हैं। तो ये तो आपके लिए बस कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप समझ गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतकी ऊतक है जो कि अस्थायी है और बार बार विभाजन इसमें होता रहता है। अब देखिए जो पादप ऊतक हैं वो तो हमने पढ़ लिए कि दो प्रकार के हैं, विभज्योतकी और स्थायी। अब इसमें भी जो पहला प्रकार है पादप ऊतक का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी 3 प्रकार का होगा। तो पहले इसके बारे में हम पूरी जानकारी देख लेते हैं कि ये होता क्या है। एक तो ये अस्थायी है, बिल्कुल सही है, और इसमें बार बार विभाजन की क्षमता होती है। अब कौन सा विभाजन इसमें होता है? सूत्री विभाजन, ठीक है। अब देखिए यह जो ऊतक है वो अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। कैसी? जीवित, जो अवयस्क होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी अनुपस्थित होती है, ये याद रखिए। पूछ सकता है कि वह कौन सा पादप ऊतक है जिसमें रसधानी यानी वैक्यूल्स अनुपस्थित हैं, तो वो विभज्योतकी हैं, और जिसमें उपस्थित होंगे वो कौन सा होगा? स्थायी ऊतक होगा। तो ये भी एक बड़ा अंतर है इनमें। इसमें एक बड़ा केंद्रक भी होता है और कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। आगे आप स्थायी ऊतक में पढ़ेंगे, वहाँ पाया जाएगा। तो ये अंतर भी आप याद रखिए दोनों में, ठीक है। तो ये तो हो गया विभज्योतकी ऊतक। तो सबसे पहले पादप ऊतक क्या है? पादप ऊतक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। फिर पादप ऊतक में भी आपका जो पहला प्रकार है विभज्योतकी ऊतक, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ये क्या कहलाता है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो विभज्योतकी ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको अपने से लगाते जाना है, ठीक है। पुश कर सकते हैं और पुश करके आंसर लगाइए और अपना आंसर दीजिए। तो कितने प्रकार का होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 प्रकार का ये होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं विभज्योतकी ऊतक के? तो इनके नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखने हैं। स्थिति के आधार पर विभज्योतकी ऊतक 3 प्रकार का है। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक और अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। तो एपिकल, लेटरल और इंट्रीसेलर, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ देखिए आप, अब ये नाम से स्पष्ट है, जैसे आपके पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों का ये ऊतक है विभज्योतकी, ये 3 प्रकार का है। तो जो शीर्ष में पाया जाएगा, कहाँ शीर्ष में? तने जड़ों के शीर्ष में होगा, इस कारण इसको शीर्षस्थ कहेंगे। फिर जो आपके पार्श्व भागों में पाया जाएगा उसको पार्श्वस्थ कहेंगे। और फिर जो आपके बीच बीच में पाया जाएगा, स्थायी ऊतक के बीच बीच में रहेगा, वो क्या कहलाएगा? अंतर्वेशी। नाम से स्पष्ट है कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए जो शीर्षस्थ होगा ये आपकी प्राथमिक वृद्धि करेगा। पौधों में कौन सी वृद्धि करेगा? प्राथमिक वृद्धि करेगा। फिर जो पार्श्वस्थ होगा ये द्वितीयक वृद्धि करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि करने वाला विभज्योतकी ऊतक कौन सा है? ये 3 ऑप्शन तो ये मिल जाएंगे, एक आपको बना सकता है, इनमें से कोई नहीं या सभी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। थ्योरी भी आपकी यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित ऊतक जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, कौन सा ऊतक कहलाता है? तो आप याद रखिए, कभी कभी इस तरीके से ना दे करके लिखा होता है एपिकल ऊतक। क्या लिखा होगा? एपिकल ऊतक। फिर लिखा रहेगा लेटरल ऊतक। तो याद रखिए एपिकल ऊतक को शीर्षस्थ, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, शीर्ष भाग में मतलब शीर्षस्थ ऊतक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं शीर्षस्थ ऊतक क्या होता है, एपिकल टिश्यू।
तो यह ऊतक जड़ और तने के शीर्ष भाग में रहता है, मतलब ऊपरी भागों में होता है और लंबाई में वृद्धि करता है। यह ऊतक प्राथमिक विभज्योतकी से बना है। इससे कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर जो हमारे दूसरे प्रकार हैं ऊतक का, स्थायी ऊतक बनाते हैं। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। तो अभी आपको बताया कि जो स्थायी ऊतक है वो इन्हीं ऊतकों से बनता है, आपके विभज्योतकी ऊतकों से। ठीक है, तो ये आप समझ गए। प्राथमिक वृद्धि करता है वह ऊतक कौन सा है, तो शीर्षस्थ है, शीर्ष में पाया जाता है। लंबाई में वृद्धि करता है तो वो कौन सा है, आपका शीर्षस्थ। अगला क्वेश्चन, पौधों में द्वितीयक वृद्धि करने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो द्वितीयक वृद्धि ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो वो आपका द्वितीयक वृद्धि जो करता है वो है आपका पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अभी क्या कहलाता है इसको देखिए थोड़ा सा। तो यह ऊतक जड़ और तने के पार्श्व भाग में होगा, द्वितीयक वृद्धि करेगा। इसमें संवहन तक बनते हैं, याद रखिए इसमें क्या बनते, संवहन। अभी आगे चल कर के आप स्थायी ऊतक जब पढ़ेंगे वहाँ आपको मिलेगा जाइलम एवं फ्लोएम, जो कि आपके संवहन ऊतक कहलाते हैं। तो यहीं से जा कर के तो आपके स्थायी ऊतक बन रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि जो संवहन ऊतक हैं जाइलम और फ्लोएम वो किस पादप ऊतक से बने हैं, तो संवहन तक बनते हैं इससे। ये भोजन संवहन यानी भोजन को मतलब जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं जो जाइलम और फ्लोएम, तो ये संवहन का कार्य करते हैं। संवहन ऊतक के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम और वृक्ष की छाल के नीचे कैम्बियम पार्श्वस्थ विभज्योतकी का उदाहरण है। पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक ही द्वितीयक विभज्योतकी ऊतक कहलाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर के आते हैं, तो कल के सेशन में हम उनको भी करेंगे। ठीक है, किस तरीके से और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर पहले ही आपको दिख गया है। स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाए जाने वाले अस्थायी ऊतक कौन से हैं, तो स्थायी के बीच में जो अस्थायी ऊतक है वो है आपका अंतर्वेदशी विभज्योतकी ऊतक। अब ये क्या होता है देखिए, यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में होगा। ये पत्तियों के आधार में टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं और यह वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में ही परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके जो हैं पादप ऊतक में विभज्योतकी से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको बता दिए। ठीक है, अब कल के सेशन में जो आपके पादप ऊतक का दूसरा प्रकार है स्थायी ऊतक, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो उसको हम कल के सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर आपके जो हैं जंतु ऊतक रहेंगे, तो जंतु ऊतक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर कहीं भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आप डीमोटिवेट होते हैं तो इसमें घाटा आपका ही होने वाला है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। बस आप तो अपनी तैयारी करते रहिए, जीत एक ना एक दिन ज़रूर होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।